मैंने इतना कमाल का मुल्क नहीं देखा अभी तक। आज छत्तीसगढ़ में जो खाना खाया, मैं छत्तीसगढ़ आया था, मैं सोचा क्या ही तो अलग खाना होगा छत्तीसगढ़ का। सरप्राइज कर दिया। हम कौन हैं, ये मुल्क क्या है, ये कहाँ से आया। ख्वाहिश ही नहीं थी कि मैं ये फिल्में बनाऊं। उस समय मैं बह रहा था। इस देश का जो नागरिक है ना, वो बहुत बढ़िया है, वो लगा देगा ठिकाने सब कुछ। 1965 में इलाहाबाद में जन्मे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने थिएटर, टेलीविजन सीरियल सी हॉक्स और म्यूजिक वीडियोस से अपने रचनात्मक सफर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में तुम बिन, 10, कैश और रावण जैसी लोकप्रिय फिल्मों के बाद पिछले एक दशक में उन्होंने अपने काम को एक स्पष्ट सामाजिक राजनीतिक हस्तक्षेप में बदला है। मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़, अनेक और भीड़ जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने सांप्रदायिकता, जाति, लैंगिक समानता, उत्तर पूर्व, प्रवासन और असमानता जैसे प्रश्नों पर मुख्य धारा के सिनेमा के भीतर रहकर बहुत तीखा और संवेदनशील संवाद खड़ा किया है। अपने प्रोडक्शन हाउस बनारस मीडिया वर्क्स के माध्यम से अनुभव सिन्हा ऐसी फिल्मों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बना रहे हैं जो मनोरंजन और नैतिक राजनैतिक विमर्श दोनों को एक साथ रखती है। अनुभव सिन्हा की हालिया फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि दर्शक की नैतिक सहजता को चुनौती भी देती हैं। उनकी सिनेमैटिक भाषा में यथार्थवादी सौंदर्य, शोध और गहन राजनीतिक दृष्टि का सम्मिलन दिखाई देता है, जहां फ्रेम सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि तर्क और असहमति की जगह भी बन जाता है। अनुभव सिन्हा का काम हमें यह याद दिलाता है कि मुख्य धारा का सिनेमा भी असुविधाजनक लेकिन ज़रूरी बहसों का मंच बन सकता है। आज हम उनके साथ न सिर्फ उनकी फिल्मों पर बल्कि समकालीन भारत, राजनीति और सिनेमा के बदलते रिश्तों पर भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत शुरू करूं, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर लेना चाहता हूं आपके सामने कि सिनेमा मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए मैं सिनेमा के बारे में बहुत अधिकारपूर्वक आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके अलावा एक सामान्य दर्शक की हैसियत से और ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू होते हैं, जो हर एक इंसान की ज़िंदगी तरह तरह के अनुभवों से बनती है, उसकी अपब्रिंगिंग के दौरान उसको जो अनुभव मिलते हैं, उन सब के बारे में जानने की मेरी रुचि अधिक है। तो सबसे पहला सवाल, आज हमने ये देखा पूरे दिन आप मीडिया के लोगों से बात करते रहे, तो बहुत सारी बातें तो हम लोगों ने सुनी। एक चीज़ जिसमें मेरी व्यक्तिगत रुचि है वो ये है कि आप पैदा हुए इलाहाबाद में और उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करने के लिए अलीगढ़ पहुँचे। तो कोई फ़र्क था क्या तब का जो अलीगढ़ था और अभी का जो अलीगढ़? नहीं, मैं अभी गया था, अभी आया हूँ अलीगढ़ से, मेरा ख्याल है 1 महीना भी नहीं हुआ। सेम ही शहर है, सेम लोग हैं, सेम यूनिवर्सिटी है, मोबाइल फ़ोन बढ़ गए हैं, बच्चे फ़ोनों में बिजी रहते हैं। पहला ख्याल, कुछ भी देखते ही पहला ख्याल, ये सिर्फ अलीगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हो रहा है कि अगर एक पानी का खूबसूरत सा झरना दिख जाए तो पहला ख्याल ये नहीं आता कि इसको महसूस कर लिया जाए, पहला ख्याल ये आता है कि इसकी रील बना ली जाए। तो वो फ़र्क आया है बहुत भयंकर। बाकी वही कॉरिडोर थे, वही क्लासरूम था। मैं जब भी जाता हूँ तो क्लासरूम के बाहर वाले कॉरिडोर में बहुत सारी यादें हैं, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर खड़ा रहना पसंद करता हूँ। पुराने ढाबे, वहाँ जाता हूँ, वो बहुत कुछ ऐसा लगता, मतलब ऐसा लगता नहीं कि मैं छोड़ के आ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, फिर जाना है वहाँ। तो वो एक मेरा रिश्ता है अलीगढ़ से, वो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। एक्चुअली मेरी बहुत सारी देश को समझने की शुरुआत वहाँ से होती है, इसलिए बहुत ख़ास है मुझे। मैंने कहीं सुना था आपके किसी इंटरव्यू में शायद कि जब अलीगढ़ आप जा रहे थे तो परिवार में कुछ चिंता जैसा था। हाँ, मैं तो मजाक में बोलता हूँ जी, कि तो ये मजाक ही था या सच में कोई चिंता थी कि मजाक वैसे होते हैं ना जिसमें आप एक भय को ढक रहे होते हैं,
तो मेरी माँ को ये भय तो था ही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा रहा है। जी। और ये वो दौर है जब दंगे सालाना जलसे जैसे होते थे, हिंदू मुसलमान दंगे, यूपी में ख़ास तौर पे। और कुछ एक शहर थे जहाँ पे हर साल नहीं, लेकिन 5-6 शहर में से 3 शहर में आम थे आम मतलब। थे, और अलीगढ़ उसमें से एक था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुन के एक ऐसा लगता था कि, तो एक मजाक होता था कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जा रहा हूँ। लेकिन ये बात कब की थी, ये अलीगढ़ वाला ये दौर? 1982 दिसंबर है। 82। और आज 2025, मतलब लगभग 43। 42-43 साल जी। के बाद कुछ अंतर महसूस हुआ क्या जब दूसरी बार गए तो? दूसरी बार नहीं, मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है साल 1.5 साल में एक बार मेरा जाना हो ही जाता है। वहाँ से बुलावा आता रहता है, कभी किसी फंक्शन के लिए, कभी किसी इवेंट के लिए, और मुझे जब भी मेरे लिए मुमकिन होता है मैं चला जाता हूँ। तो इस बीच में फर्क दिखा कि वो वाला अलीगढ़ जहाँ एक बड़ा सालाना फर्क जलसे? ये है कि अब नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। बढ़ गई है। जी। और वरना उसके अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखता है। हम्म। तो आपकी ज़िंदगी का, या कहें अपब्रिंगिंग, जब होश आपने संभाला, या एक मेंटल फॉर्मेशन जब हो रहा था, तो उस दौर में तो आप बनारस में थे। जी। तो बनारस के बारे में आम जो है वही कि साधु घूमते रहते हैं गलियों में और अंग्रेज घूमते हैं। और इसके अलावा एक नोशन जो मेरे को लगता है, पता नहीं, मैं बनारस केवल गुजरा हूँ, वहाँ कभी बहुत दिनों तक रुका नहीं, या उस तरीके से मेरी कोई स्टडी नहीं है। लेकिन एक जनरल नोशन जो बनारस के बारे में बनाया गया कि गंगा जमुनी तहजीब का शहर। वहाँ एक तरफ पंडित छन्नूलाल मिश्रा थे, दूसरी तरफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बस्ती थी। तो वो गंगा जमुनी तहजीब का शहर, उसको बार बार बताने की कोशिश की जाती है। क्या सचमुच में बनारस वैसा ही था? और अगर वैसा ही था तो क्या अब भी वही बनारस है? हाँ, मेरे ख्याल से सेम है जी, कि गंगा जमनी तहजीब जो है वो एक एस्पिरेशनल मामला है। सन 47 में जितनी ज़्यादा झगड़े हिंदुओं और मुसलमानों ने आपस में किए, सिखों और मुसलमानों ने किए, जी। वो अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशन भी है हम्म। और इनकन्वीनियंट कॉन्वर्सेशन है, असहज संवाद है। तो उसको लेके एक दूसरे के लिए मन में बातें हैं जो ज़्यादातर नहीं की गई। लेकिन जो आज़ाद हिंदुस्तान की जो एक परिकल्पना थी, उसमें ये एक एस्पिरेशनल बात थी जो नेहरू, गांधी, पटेल, इन लोगों का, कि भाई एक सेक्युलर हिंदुस्तान बनाना है जिसमें हर मज़हब के लोग एक साथ रहें। तो उस प्रयास में हम अगर लगे रहे हैं हमेशा, तो मेरे ख्याल से वो गंगा जमनी तहजीब का एस्टेब्लिशमेंट ही है। क्योंकि जो कंप्लीट सौहार्द होता है वो तो एक घर में भी नहीं बन पाता है। दो भाइयों के बीच में भी सिबलिंग राइवलरी जिसको बोलते हैं वो रहती है। तो दो ऐसी कौमें हैं जो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अलग हैं और इतनी ज़्यादा सिमिलर हैं। और सिर्फ दो ही क्यों, मतलब आप जब भी हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की 4 कौमों की बात करते हैं। कौमें तो और भी हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक ये मामला एस्पिरेशनल रहे और हम एस्पायर करते रहें कि हम एक होमोजेनस समाज की स्थापना कर रहे हैं, वो अच्छी खबर है। और मुझे बनारस में उससे कुछ भी अलग नहीं दिखता हमेशा। कभी ऐसा, मुझे इस बार भी गया, 2-3-4 महीने पहले ही गया था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि सौहार्द की कोई कमी हुई है। क्या हुआ है कि अब कुछ कह देने के साधन बढ़ गए हैं पिछले 10-15 सालों में, और जिसके मन में भी आए वो कह सकता है, और संभावना ये है कि वो ज़्यादा लोग पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। तो अब रीलें बन रही हैं, फेसबुक पे लिख दिया जा रहा है, कई बार कोई बात पॉपुलर हो जाती है जिसको हम वायरल कहते हैं। तो
पर मुझे नहीं लगता कि ये प्रतिदिन का विमर्श है। ये किसी के मन में कोई उद्गार आया, उसने कह दिया और 400 और लोगों के मन में वो था, तो उस पर एक थोड़ी देर बातचीत हो गई। पर मैं हिंदुस्तान का बहुत ग्रेट बिलीवर हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैंने काफ़ी दुनिया देखी है, इतना यूनिक समाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और चूंकि हम इतने प्रकार के लोग हैं, तो थोड़ा बहुत कहा सुनी चलती रहेगी, उसको लेके उतना चिंतित नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज हम एस्पिरेशनली होमोजेनस रहे। तो ये लेकिन एक बड़ा तबका है इसी समाज का, इसी समाज के रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स का, जो ये कहता है कि शायद बीते जो 10-12 बरस हैं उसमें चीज़ें खराब हुई हैं। मतलब अगर उसको सीधा सीधी कहा जाए, सीधा सीधी तौर पे, तो उनका तो ये कहना है कि अल्पसंख्यक जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है पहले की अपेक्षा। अब इस पर बातचीत की जा सकती है, इस पर बातचीत बहुत ज़्यादा भी हुई है। जैसे मैं कहता रहता हूँ अक्सर लोगों को, जो मुझसे लोग बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं बॉलीवुड पर। हम लोग वो गाने तो नहीं बना रहे हैं, ये बात सच है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा जी, वो गाने तो हम नहीं बना रहे हैं, और ये भी एक दौर है, निकल जाएगा। हिंदुस्तान इन सब कॉन्ट्रडिक्शन से बहुत बड़ा है मेरा ख्याल है। मैंने इतना कमाल का मुल्क नहीं देखा अभी तक। हाँ, मतलब 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे से अभी ना, आज छत्तीसगढ़ में जो खाना खाया, मैं छत्तीसगढ़ आया था, मैं सोचा था क्या ही तो अलग खाना होगा छत्तीसगढ़ का लेकिन सरप्राइज कर दिया। तो ये इस देश को एक जीवन काल में पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस कर पाना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। इतना यूनिक देश है ये, और लार्जली बहुत अच्छे लोग हैं, को एग्जिस्टेंस को में विश्वास रखते हैं, और सिर्फ खाली ट्रैफिक को छोड़ के बाकी, जब तक ट्रैफिक में होते हैं तब को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखते। तब ये रहता है कि मेरा सफ़र तेरे सफ़र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी टाइम को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा मुल्कों में नहीं होता कि आप अचानक घर में अकेले हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आपको आपका पड़ोस उठा के लेके जाए डॉक्टर के पास। जितनी ज़्यादा संभावना इसकी हिंदुस्तान में है, उतनी बहुत कम मुल्कों में है। तो उस लिहाज से बहुत कमाल का है। और मतलब दौर तो आते रहेंगे तरह तरह के, और जाते रहेंगे। हमने बहुत से दौर देखे हैं। तो अभी तो आप लगातार देश के अलग अलग जो टीयर 2 सिटीज़ जिनको हम अपनी भाषा में कहते हैं, उसका दौरा कर रहे हैं जी। बनारस तो खैर एक अलग ही, उसकी तहजीब अलग, उसकी संस्कृति अलग, बहुत सारे मायनों में देश के जो दूसरे शहर हैं उनसे अलग ही रहा है। आप जब ये अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं, तो अभी की जो नई पीढ़ी की अपब्रिंगिंग हो रही है, जिस तरीके से पहले ये होता था कि संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवारों में परवरिश जो है वो बिल्कुल अलग तरह की होती थी। अभी के दौर में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का दौर है, या हम जो गांव कह लें या देहात के इलाकों में भी परिवार संकुचित तो हो रहे हैं। तो ये आप जब अपने युवा अवस्था को याद करते हैं और अभी के युवाओं को देखते हैं, तो क्या लगता है कि अपब्रिंगिंग में कोई मेजर फर्क दिख रहा है क्या आपको, और उसका कोई असर समाज एज ए सोसाइटी हम पर किस तरह का पड़ रहा है, अगर कोई मेजर फर्क है तो अपब्रिंगिंग में? मेजर फर्क ये है कि अब आपको अपनी युवावस्था में अपनी वयस्क जीवन की के बहुत सारे चुनाव करने का अधिकार है आपको। आप तय कर सकते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, और उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, उसका ज़्यादा विरोध नहीं होता है। उसके अपने फ़ायदे भी हैं, और उसका अपना नुकसान भी है कि हम लोग हमारा समाज जो है, हमारा
ख़ास तौर पे जो हमारी पारिवारिक संरचना है, वो उसका एक अनुशासन है जो बाकी और सभ्यताओं से काफ़ी भिन्न है। वो थोड़ा सा कम हो रहा है और वो हमको हमारी सभ्यता से दूर ले जा सकता है। हमें इस बात के लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए। मतलब ये वो इकलौता समाज है जहाँ पे माँ बाप का ख्याल बच्चे अंत तक रखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि बड़े हो गए और अब काम करने लगे तो अब मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं, अब मैं नई जगह जा रहा हूँ और कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। या माँ को या बाप को ओल्ड एज होम में रख देना एक आम बात हो, ये वो समाज नहीं है। बढ़ तो रही है लेकिन ये प्रवृत्ति। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो हमारी पारिवारिक संरचना का जो एक अनुशासन है, और अनुशासन थोड़ा ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि थोपने वाली बात, वो एक अपना अनुशासन था जो हम लोग स्वयं उसको फॉलो करते थे। जैसे मेरे पिताजी हैं, 93 साल के हैं माशाल्लाह, अब मेरे साथ रहते हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। अब मैं उनके साथ नहीं रहूँगा तो कब रहना था मुझे पता नहीं। तो उस किस्म की चीज़ें कम हो रही हैं। थोड़ा सा क्या है, जो वेस्ट की जो सामाजिक संरचना है और जो वेस्ट की जो मार्केटिंग है वो बहुत अद्भुत है। हमको पता भी नहीं चलता कि मार्केटिंग हो रही है और वो मार्केटिंग करके चले जाते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें, एक जैसे कूल एक शब्द है, इट्स कूल, बट कूल मे नॉट बी द बेस्ट थिंग, इट इज़ नॉट। तो वो मेरे लिए मुझे थोड़ा सा विचलित करता है। दूसरी चीज़ जो मुझे युवा वर्ग से में विचलित करती है वो किताबों की कमी। इंटरनेट और विकिपीडिया या गूगल कर लेना, ऐसा लगता है कि कुछ भी पता करना है कि जैसे मान लीजिए कि मैं निकल रहा हूँ बम्बई से छत्तीसगढ़ आने के लिए, तो उस मैप को खोल के थोड़ी देर देख लेना छत्तीसगढ़ कहाँ है, अच्छा साउथ में ये है, ईस्ट में ये है, ये ओ आप थोड़ा सा वक्त गुजार के उस चीज़ को, किताब आपको थोड़ा सा वक्त गुजारने पर मजबूर करती है। जब आप पढ़ते हैं किसी भी विषय पर तो आप ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा समय दे के आत्मसात करते हैं उस बात को। इन्फॉर्मेशन होना और नॉलेज होना दो मुख्तलिफ बातें हैं, और हम लोग इस दौर में इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, जो किताबों की कमी की वजह से हो रहा है। किताब आपको अपने अंदर ले जाती है और एक यात्रा पे ले जाती है। वो यात्रा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मुझे शिकायत रहती है युवा वर्ग से। बस एक शिकायत है आपकी, यहाँ तो हजारों शिकायतें हैं आजकल के जो पेरेंट्स हैं, या कह लें ये एक आधी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप वो चीज़ें चेंज करें तो और बहुत सारा कुछ चेंज होगा। किताबें पढ़ने से मेरी मुराद ये भी है कि देश दुनिया की जानकारी, इतिहास की जानकारी, हम कौन हैं, ये मुल्क क्या है, ये कहाँ से आया, ये क्यों ऐसा है जैसा है, हमारी थाली में प्रोटीन कम क्यों होता है, इस सवाल का जवाब मालूम करने की ज़रूरत है। क्यों ट्रेडिशनली हमारी थाली में बहुत कम प्रोटीन होता है। डबल रोटी को डबल रोटी क्यों कहते हैं? मतलब इसमें इतिहास है, और वो जाने तो फिर एक ओपिनियन होगी अपने एग्जिस्टिंग समाज के बारे में, और जब ओपिनियन होगी अपने एग्जिस्टिंग समाज के बारे में तो अपना एक रिएक्शन होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और फिर आप वो करेंगे
तो इस तरह से समाज बढ़ता है, आगे इम्प्रूव होता है। वरना जो इंफॉर्मेशन हाईवे पे जो हम खड़े हैं, जिस इंफॉर्मेशन हाईवे पे हमको वक्त ही नहीं मिलता कि हम उसमें से किसी भी चीज़ को आत्मसात कर सकें। हम्म। और इन्फॉर्मेशन तो इतनी है कि कई बार माने वो ज़्यादा हो जा रही है, आपके पास जगह नहीं है उसको रखने का, या जगह इतनी। से ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है शायद। जी। तो जो शॉपिंग मॉल की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपको वो बेचा जाए जो आप खरीदने आए नहीं थे। जी। आप खरीदने आए थे एक पतलून, हम्म। पर अब आप एक्चुअली एक 2 टी शर्ट खरीद के चले गए। हम्म। तो इन्फॉर्मेशन की भी ये स्थिति है कि जो शायद आपको जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं और वो ठहर भी नहीं रही है आपके साथ, क्योंकि वो आपकी दरकार ही नहीं थी। तो वो टू मच इन्फॉर्मेशन देयर इज़। बच्चे रील देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, एडिक्टिव है बहुत। और मैं कह रहा था किसी से कि आप एक किताब के साथ 3 घंटे बिताएं और आप एक रीलों को स्वाइप करने से के साथ 3 घंटे बिताएं। किताब आपके साथ कुछ छोड़ के जाएगी, और वो आपका 3 घंटे का तजुर्बा जो आप रील देख रहे थे वो आपके साथ कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा, आपको कुछ भी दे के नहीं जाएगा। शायद आपका 3 घंटा लेके चला बस वो लेके चला जाएगा, और उस 3 घंटे से उस प्लेटफॉर्म का जो भी मालिक है वो कुछ पैसे कमा लेगा आपके समय से, बिना कुछ किए। सर, अब थोड़ा सा आपका पर्सनल जो बैकग्राउंड है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, फिर आप अचानक तो नहीं आए, आप तो काफ़ी समय फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब वॉब किया, और उसके बाद फिर अचानक कुछ बोधि ज्ञान आपको मिला और आप दूसरी तरफ निकल गए। मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि आपने किताबें पढ़ना आपने कब शुरू किया था? मैंने किताबें पढ़ना छोड़ा कब था ये मुझे याद है। अच्छा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो अचानक मैक्सिम गोर्की और शरद चंद्र और प्रेमचंद छूट गए। क्योंकि फिर वहाँ पे एक तो हम हिंदी मीडियम से मैंने विज्ञान की पढ़ाई की थी, तो मैं टेम्परेचर नहीं जानता था, मतलब जानता था टेम्परेचर और प्रेशर, हम मेरी शब्दावली का हिस्सा नहीं थे। मेरी शब्दावली का हिस्सा थे तापमान और दबाव। तो हिंदी बोर्ड से किया था मैंने, यूपी बोर्ड से किया था। तो जब वहाँ पहुँचा तो सडनली वो सारे शब्द मेरे लिए, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी तो मुझे समझ में आता था, लेकिन उसको आत्मसात करना और उसको ऑटोमेटिकली उन्हीं शब्दों का आना, उसमें मैं इतना मसरूफ़ हुआ, इतना बिजी हुआ कि सिर्फ वही नहीं, बाकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, और फिर अब बाकी एक आज़ाद ज़िंदगी जो बाप के कंधे से उड़ के मिली, उसको एंजॉय करते में वो छूट गया। पढ़ी हैं कुछ किताबें मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ी थी। मुझे याद है मैंने आयन रैंड की फाउंटेन हेड पढ़ी थी, एरिक सीगल की लव स्टोरी पढ़ी थी उसी जगह पे, लेकिन कमोबेश छूट गया पढ़ना। फिर मैंने, जैसा आपने बताया, नौकरी के बाद ये तय किया कि नहीं, नौकरी नहीं करनी है, कुछ और करना है। पता ही नहीं था क्या करना है। फिर 1 साल वो ढूंढा क्या करना है, फिर वो मिला ये करना है। तो फिर बम्बई नाम के बड़े से समंदर में कूद पड़ा। फिर अपनी छोटी नाव बनानी थी और किसी तरीके से तैरना था, एक वो लड़ाई रही। मुझे लगता है रावण के बाद 2011 के बाद 2-3 साल मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग थे जी। तो मैं एकदम थोड़ा सा शिथिल हो गया था, और उसके पश्चात 14 के आसपास मैंने वापस, मुझे याद है मैंने 2 किताबें बैक टू बैक पढ़ी थी। एक बशारत पीर की किताब थी, कर्फ्यूड नाइट्स, और एक राहुल पंडिता की किताब थी, मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, आर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। दोनों कश्मीर के 2 यंगस्टर्स जी, जिन्होंने अपने अपने तजुर्बे से कश्मीर लिखा था। राहुल पंडिता ने छत्तीसगढ़ में भी बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। उनकी एक किताब, मेरी मुलाकात उनसे बहुत मुख्तसर सी है, एक बार शायद, पर मैंने उनकी किताब में पढ़ी। ये 2 किताबें मैंने बैक टू बैक पढ़ी,
और उसके बाद से फिर मेरा पढ़ने का सिलसिला वापस शुरू हुआ। हम्म, तो इन दोनों लेखकों का जी। मेरी दोबारा पढ़ाई शुरू करने में बड़ा योगदान है। हम्म, तो फिल्मों की बात निकली है तो मैं चाह रहा था कि फिल्मों के बारे में भी कुछ पूछ ही लूँ। हमारा जो दर्शक है, जो भी देख रहा होगा, वो कुछ तो उम्मीद करेगा कि अनुभव जी कुछ दो चार लाइनें तो बोलेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10, रावण और उससे पहले तुम बिन, कैश, इस तुम तरह का बिन, कैश, तो इस तरह की फिल्में तो बनाई आपने। बाद में फिर जो आप शिफ्ट हुए कि तब आप सोशल कंसर्न कंसर्न जो हैं, जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, सामाजिक तनाव पर आप सामाजिक या उसको कह लें धार्मिक तनाव पर आप कह रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पर आप थप्पड़ बना रहे हैं, भीड़ बनाई आपने। तो ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा था वो तुम बिन जब पहली फिल्म थी उसके साथ? मैंने उसको क्या एक तरह की ग्रोथ की तरह देखा जा सकता है? क्या आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, या अचानक से कुछ हो गया, या मन के अंदर ऐसा कुछ आया? वही पुराने सवाल से, क्योंकि आपको पढ़ने लिखने का भी शौक था, तो एक अंदर इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो है वो उस काम से नहीं मिल रहा था। इसका जवाब जो है एक छोटी सी मुलाकात में है। उस रात आर्टिकल 15 में एडिट करके मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया फिल्म देखने के लिए। तो अनुराग कश्यप को मैं जानता हूँ 93-94 से। सुधीर मिश्रा को मैं जानता हूँ 89-90 से। सुधीर मिश्रा थे, अनुराग कश्यप थे, सौरभ था, अपना सॉरी नॉट सौरभ, सुभाष कपूर था, उसको मैं कम समय से जानता था उस समय। तो ये लोग फिल्म देख के निकले, इन तीनों को बहुत अच्छी लगी। अविनाश दास थे, वो भी मुझे कम ही समय से जानते थे उस समय। तो सुभाष को मुल्क बहुत अच्छी लगी थी और सुभाष ने को ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो बैठते बैठते बोला कि सर व्हाट आर यू ड्रिंकिंग दीज डेज। तो अनुराग कश्यप ने जो बोला वो आपके सवाल का आधा जवाब है कि इनसे पूछिए कि ये अभी तक क्या पी रहे थे, क्योंकि ये यही आदमी थे हमेशा, ये बीच में पता नहीं क्या बना रहे थे। तो मैंने जो मेरा पहला सीरियल बनाया था सी हॉक्स, वो था 93 में, तभी तभी कश्यप आया ही आया था। तो सबने देखा था, उसकी बहुत चर्चा हुई थी, बहुत बातचीत हुई थी। उसके बाद में एक सफ़र पे निकला और मेरा साथ छूट गया था बहुत लोगों से, क्योंकि अनुराग अलग दुनिया के काम कर रहा था, सुधीर भाई तो अलग दुनिया में हमेशा से ही थे। तो इन लोगों से मेरा मिलना जुलना कम हो गया था, प्यार कम नहीं हुआ था, मिलना जुलना कम हो गया था। लेकिन मुल्क मुझे याद है देखने के बाद अनुराग ने मुझे इंटरवल से फ़ोन किया थिएटर में से, और उसने बहुत तारीफ़ की और बोला अब आया अनुभव सिन्हा वापस। तो मैंने कहा अच्छा तू पूरी देख ले। मुझे डर लग रहा था कि बात सेकेंड हाफ इसको अच्छा नहीं लगा जी, तो इसकी तारीफ वेस्ट चली जाएगी। जी। तो उसके बाद उसका सेकेंड हाफ का मैंने टाइमिंग लगाया कि 1 घंटे में फ़ोन आना चाहिए, नहीं आया। 2 घंटे नहीं आया, फिर मैं सो गया। फिर इसका 2.5 घंटे बाद फ़ोन आया। तो अपेरेंटली उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की। वो घर गया, उसने चार्ज किया, उसको मुझसे लंबी बात करनी थी। तो फिर उसने मेरे को सोते से उठाया, फिर हमने लंबी बात की, फिर हम दोबारा जुड़े। और उसके बाद से लेके तो ये कहानियाँ, जो मेरी पहली कहानी थी शिकस्त की, वो सत्या से पहले की है, लेकिन बहुत सत्यानुमा थी। बहुत ज़मीन का गैंगस्टर, एक स्टूडेंट छोटे शहर का, एक गैंगस्टर के बेटे से झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ था। तो ये कहानियाँ थी मेरे पास, लेकिन वो छोटे शहर का एक लड़का था, वो ग्लैमर की दुनिया में। उसके बाद उस सीरीज़ के बनाने से मुझे बहुत सी ग्लैमरस अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जो तथाकथित बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो मैं बहा। उस बीच में भी कुछ फिल्में हैं जो मैं कहानियाँ जो लिखता रहा, मैं दिमाग में छोटी कहानी आई एक, और मैंने बनाने की आधा सा प्रयास भी किया,
लेकिन वो बन नहीं सकी। और फिर मेरे सामने दूसरे लेविश ऑप्शंस इतने थे कि मैं बहता रहा। फिर रावण ने जब मुझे उठा के पटका बड़ी जोर से, तो फिर एक जिद्दी डायरेक्टर शायद खड़ा हुआ जिसने कहा कि मैं वही करूंगा जो मेरा मन कर रहा है। तो मैं आज तक वही कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ, आज बहुत लंबा समय आपके साथ बिताया हम लोगों ने दिन भर। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना मतलब आप अगर एक स्तर पर पहुंच जाते हैं फाइनेंशियली, तो उसके बाद तो फिर आपके पास मौके थोड़े ज़्यादा खुल जाते हैं कि आप अपने मन का काम कर सकें। तो इसको इस पूरी जर्नी को वो तुम बिन या शिकस्त से जो शुरू होकर के इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है क्या नहीं नहीं नहीं, कि उसमें कुछ हेल्प मिली? पैसा कमाने की जो लोलुपता है ना, वो बहुत एडिक्टिव है। जी। फाइनेंशियल सक्सेस कभी इनफ नहीं होती। अगर फाइनेंशियल सक्सेस इनफ होती तो इस दुनिया में कोई बिलियनर नहीं होता और कोई ट्रिलियनर नहीं होता। तो एक बार वो फाइनेंशियल सक्सेस इज अ ड्रग। द मोर यू हैव इट द मोर यू वांट इट। तो मैं फाइनेंशियल सक्सेस को सक्सेस मानता भी नहीं। वो शायद मुझ में उतनी इंटेंस शदीद ख्वाहिश ही नहीं थी कि मैं ये फिल्में बनाऊं। उस समय मैं बह रहा था और मुझे उसमें मज़ा आ रहा था। मुझे ये स्वीकार कर लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो अभी अभी ये जो यात्रा, जिस यात्रा पर आप हैं छोटे छोटे शहरों की, और अभी तो लंबी फहरिस्त बाकी है, आज शायद 14वां शहर था आपका और अभी 40 करने हैं आपको। 15 हो गए ना, भिलाई भी। अच्छा, आज भिलाई भी हो गया। भिलाई वो मेरा शहर है। अच्छा। मतलब मैं भिलाई खैर पे तो पड़ोसी ही हाँ है, हाँ, बहुत नज़दीक में है। ट्विन सिटी सी है। बड़ी हाँ इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है भिलाई का। खैर हम लोग अपने मुद्दे पे लौटते हैं। मैं तो अभी ये जो स्टडी आप कर रहे हैं, आप सिंगल विंडो, सिंगल सिंगल स्क्रीन थिएटर, सिंगल स्क्रीन, ओके। तो ये आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहीं सुना कि शायद आप ये मान रहे हैं कि अगर थिएटर थोड़ा सस्ता हो जाए, वहाँ जो मिलने वाले पॉपकॉर्न या समोसे जो लोग ब्रेक में खाते हैं वो अगर थोड़ा सस्ता हो जाए तो वो सरवाइव कर लेगा। तो आप एक तरफ फाइनेंशियल सक्सेस और उसको मैंने एक क्या कहना चाहिए, साधु की तरह उसको छोड़ दे रहे हैं कि नहीं उससे कुछ नहीं होता है, और दूसरी तरफ आप इकोनॉमिक्स पे ही काम कर रहे हैं अभी। अगर मैं सही समझ पाया हूँ, हो सकता है मेरी समझ गलत हो। नहीं नहीं, मैं ये अपने खुद के पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ जी। अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करता जी। अब मैं वो करता हूँ जो करने का मेरा मन है, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो फिल्में देखें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हर शहर में हर फिल्म को देखने वाला दर्शक है। जी। तो फिर वो फिल्म उस दर्शक तक कैसे पहुंचे? हम ये कैसे मान सकते हैं कि फला फिल्म फला शहर में देखी ही नहीं जाएगी? ये अधिकार किसके पास है? उसके समीकरण सही होने पड़ेंगे। मैं इंजीनियर भी हूं ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा टेक्निकली भी चलता है। तो कि अच्छा, ये फिल्म मान लीजिए हमारी आपकी रायपुर की आबादी 22-23 लाख है, तो मान लेते हैं कि एक फिल्म है सैयारा, जिसको रायपुर में 12 लाख लोग देखेंगे। ठीक है, सुपर हिट फिल्म है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ सैयारा जैसी ही फिल्म यहां रिलीज होनी चाहिए? एक और फिल्म है छोटी सी, कोई मानते हैं, मैं अपनी फिल्म का नाम नहीं लेना चाह रहा, मान लीजिए 12th फेल है या लापता लेडीज है। तो लापता लेडीज को यहां पे अगर उसको 7 लाख लोगों ने, 7 लाख बोला ना मैंने जी, 7 लाख लोगों ने अगर सैयारा को देखा, तो लापता लेडीज को मान लेते हैं कि 2 लाख लोग देखेंगे, 1.5 लाख लोग देखेंगे, 1 लाख लोग देखेंगे। तो उन 1 लाख लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए ना लापता लेडीज, रायपुर में और भिलाई में और हर जगह।
उसको हम रायपुर में रिलीज नहीं करेंगे, ये फैसला कौन करेगा? मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक 1:7 का रेशियो बता रहा हूं, एक सुपर पॉपुलर फिल्म सैयारा और एक नीश फिल्म, लाख नहीं होंगे, 50,000 लोग होंगे, 75,000 लोग होंगे, उन तक वो फिल्म पहुंचनी तो चाहिए ना थिएटर में। उसका क्या रास्ता है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे संभव है कि नहीं, ये फिल्म, ये कौन तय कर रहा है कि ये फिल्म उस थिएटर में, उस शहर में नहीं देखी जाएगी? बिल्कुल देखी जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि उतने दर्शक हर फिल्म के हर शहर में हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की मार्केट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है आम लोगों की, आम जनता की ज़िंदगी को। तो उसको एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मार्केट डिक्टेट करता है ज़िंदगी को। तब अगर मैं ये कह रहा हूँ तो क्या आप एग्री करते हैं इससे? हाँ, और डिसएग्री नहीं करता। तो मार्केट में एक बड़ा फोर्स तो एडवर्टीजमेंट और फिल्में भी हैं। तो ये भी क्या वो डिक्टेटर वाली भूमिका में है क्या फिल्में, कि वो डिक्टेट कर सकती हैं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से फिल्में बहुत सबलिमिनल लेवल पे कुछ कुछ असर दिमाग में छोड़ सकती हैं, बट किताबें ज़्यादा छोड़ती हैं क्या? हाँ, हाँ? किताब के साथ ठहरते हैं ना आप। एक किताब पढ़ने को 4-5-6 घंटे जाते हैं ना, और अकेले होते हैं आप, 1-on-1 आपसे लेखक बात कर रहा होता है। सिनेमा में ऐसा, और सिनेमा का क्या है, हिंदुस्तानी उसमें इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आर्ट हाउस फिल्में नहीं बनती। हिंदुस्तानी सिनेमा जो है वो ज्यादातर मनोरंजन के नजरिए से देखा जाता है। शुरू से देखिए, 40 से देखिए आप, तो मनोरंजन का साधन था, लव स्टोरीज से शुरू होता है। बंगाल में एक अलग किस्म का काम होता रहा है, लेकिन हिंदी सिनेमा में लार्जली, केरल में भी इस तरह का बाद में, अच्छा, और शुरू में हुआ, बीच में एक गैप है, और अब है। हाँ, केरल में भी है और तमिल में भी है। तो हिंदुस्तानी सिनेमा को ज्यादातर इंटरटेनमेंट का साधन माना गया कि गाने हैं, कॉमेडी है, ग्लैमर है। तो हिंदी सिनेमा ने ये रोल कम निभाया है, और उसको ये निभाने की गुंजाइश नहीं मिली है ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट हाउस फिल्मों को, वो फिल्में जो विमर्श करती हैं, वो फिल्में जो सिर्फ, जैसे फिल्मों की जब डिस्कवरी हुई कि फिल्म एक विधा है, तो कई लोगों ने माना कि ये कहानी कहने की विधा नहीं है। तो यूरोप में और तमाम दुनिया के हिस्सों में बहुत सारा सिनेमा ऐसा बना जिसमें कहानी नहीं थी, बस एक बात थी, तो और वो दुनिया भर में सराही गई और अच्छा, सफल फिल्में हैं। हाँ, आपको अगर मैं ऐसा मैंने 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, या ये क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि हर किसी को फिल्म देखनी चाहिए। एक इटालियन फिल्म है, मुझे याद है, सिनेमा पैराडीजो। आपने देखी है वो हाँ, फिल्म? हाँ, जाहिर है। हाँ, तो सिनेमा पैराडीजो वो उस जमाने में वो उतनी पुरानी फिल्म, और हम लोग के यहाँ ना उस दौर में या उस तरह की फिल्में अभी भी लगता नहीं है कि बनती हैं। सिनेमा पैराडीसो क्या वाकई, माने सिनेमा जाहिर है कि यूरोप में ही पहले आया, ओरिजिन तो सिनेमा का यूरोप से ही है, या जहां नहीं, सिनेमा का ओरिजिन, हाँ, मतलब जो टेक्नोलॉजी का जो ओरिजिन हुआ वो फ्रांस में हुआ, पेरिस में हुआ, लेकिन सिनेमा एक साथ कई जगह एक साथ विकसित होता है। अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है उस समय, वेस्ट कोस्ट अमेरिका का। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ईस्ट कोस्ट में, एडिसन ने किया, फिर वहाँ से वो पेरिस आई। एनीवे, तो वहाँ पे भी शुरुआत में जो शुरुआती दौर है हॉलीवुड में भी, वो फनी लोगों का है। वो लोग जो थिएटर करते थे, वो लोग फिल्मों में आए। बस्टर कीटन आए, चार्ली चैपलिन आए, हैरोल्ड लॉयड आए, और इन लोगों ने बहुत सारी फनी फिल्में की। फिर चैपलिन धीरे धीरे थोड़े से राजनीतिक होते चले गए, और वो हुआ। इसी दौर में यूरोप में एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए थे कि ये क्या है, क्या ये कला है, क्या इसमें कहानी कहनी है कि क्या कहना है। तो कुछ लगा नहीं, कहानी नहीं कहनी है, एक एहसास छोड़ के जाना है। ऐसा भी था, बहुत सारी उसमें थी। लेकिन हिंदुस्तान में जो सिनेमा उससे 40 साल बाद आया, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था, क्योंकि
बम्बई में इंडस्ट्री ज़्यादातर पंजाब के जो इमिग्रेंट्स आए थे उन लोगों के आने से, तो पंजाबी कल्चर में एक मस्ती, सही है। नाच गाना, बड़े परिवार, उस तरह का एक माहौल रहता ही है। तो वहाँ से सिनेमा शुरू होता है। फिर उसमें दूसरे भी लोग थे जो जिनके अपने इंटरप्रिटेशंस थे मीडियम को लेकर के, लेकिन अभी भी सिनेमा को बहुत सीरियसली लिया नहीं जाता है हिंदुस्तान में। ये एक मस्ती करके आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ है ये। नहीं, अच्छा, एक और मैं फ़र्क को डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हॉलीवुड कह लीजिए या वेस्टर्न सिनेमा कह लीजिए और जो इंडियन सिनेमा है। इंडियन सिनेमा, चाहे वो आपकी फिल्म क्यों ना हो, म्यूज़िक, गाने और डांस, शायद डांस मतलब अगर मैं ठीक ठाक हूँ दिमाग में तो आर्टिकल 15 में डांस नहीं है। नहीं। नहीं है, तो इन तीनों के बिना तो नहीं बन सकता इंडियन सिनेमा। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का हाँ कि उन्होंने आर्टिकल 15 का इतना बिजनेस किया। हाँ उसमें एक गाना था कहब तलक जाई धक से, हाँ वो शुरू में वो बड़ा हिट हुआ, लोग हाँ गाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, वरना कोई एंटरटेनिंग बात तो नहीं थी पिक्चर में। हाँ। तो इतना सारा बिजनेस कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं है। हम्म, इसलिए मैं ऑडियंस का और सम्मान करता हूँ अच्छा कि है। जब उनको बात समझ में आ जाती है तो उनको नहीं फर्क पड़ता कि कैसी पिक्चर है, क्या है, हम्म, अच्छी पिक्चर है, मैं देखने जा रहा हूँ। हम्म, और मैं अभी जो थिएटर के ओनर से, मैनेजर से, इतने तमाम लोगों से मिल रहा हूँ, वो सब कह रहे हैं हम्म, कि सर पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, हम्म, किस टाइप की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, हम्म। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि क्या ये ऑब्जर्वेशन के लेवल की बात है, साउथ का जो दर्शक है वो मतलब एक्सट्रीम चला जाता है। कोई हीरो की अगर डेथ हो गई है तो पता चल रहा है कि 15 लोग फांसी लगा ले रहे हैं। साउथ में मैंने, तेलुगु सिनेमा अलग है, फिर कन्नड़ है, फिर तमिल है, मलयालम फिर है। मलयालम है। तो वॉल्यूम वाइज तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि जैसे यूपी का कोई दर्शक है जो, तो भोजपुरी को शायद वो सुख कह लेना चाहिए, या वो उत्कर्ष, वो ऊंचाई हासिल नहीं है। ये तो फर्क तो है व्यूवर्स के बीच में, अलग अलग। साउथ का व्यूवर जो दर्शक है वो एकदम अलग है। हाँ, वहाँ पे फिल्म थिएटर में जाके देखने की परंपरा है, हम्म लोग जाते हैं फिल्म देखने थिएटर में। हम्म और वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है हम्म कि वहाँ पे गरीब आदमी भी फिल्म जाके ठीक ठाक थिएटर में देख सकता है। हम्म और बड़े वाले तो हैं ही, मल्टीप्लेक्सेस तो हैं ही हर जगह है पूरे हिंदुस्तान में, वो भी होने चाहिए। और तो साउथ में हीरो वर्शिप बहुत अलग किस्म की है। वो शायद मेरे को लगता है कि जनरल लाइफ में भी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मामला पॉलिटिशियंस के साथ भी राजनीति है। में भी है वहाँ, ठीक ठीक। देखिए। तो वहाँ एक जी जी हीरो जी। वर्शिप का सिस्टम अलग है। हम्म मतलब वहाँ अगर हीरो का कटआउट नहीं लगा 70 फुट का, 60 फुट का, हम्म तो बात ही नहीं होती है कि भाई ये क्या किया आपने। हम्म वो कल्चर नॉर्दर्न इंडिया में उतना नहीं है। हम्म बीच बीच में होता है, करते हैं हम लोग, लेकिन वो फिर भी वो उनकी नकल ही है। हम्म लेकिन वो हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। और उसमें ऐसा नहीं कि वो खराब है या ये कम अच्छा है, हम्म वो अलग है। हम्म साउथ का बहुत कुछ हमसे अलग है। साउथ में सबसे बड़ी चीज साउथ में धर्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, धर्म बहुत पर्सनल है, घर के अंदर है। एथनिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म हम्म तो वो एक कमाल का फर्क है नॉर्थ और साउथ में। हम्म हमारे यहाँ नॉर्थ में धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एथनिसिटी से। हम्म। एक चीज जो लगातार होते रहती है सिनेमा के क्षेत्र में, हम लोग कई बार कंपेयर करते हैं साउथ को नॉर्थ से, या टॉलीवुड किसी को कह रहे हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छॉलीवुड कहते अच्छा, हैं, फिर छॉलीवुड है। बॉलीवुड, यहाँ छॉलीवुड है। अच्छा, ये नहीं सुना मैंने। और फिर कंपैरिजन तो हॉलीवुड से भी होता है या वेस्टर्न सिनेमा से भी होता है। ऐसे किसी कंपैरिजन की ज़रूरत होती है क्या? पहला सवाल तो ये है कि ऐसा कोई कंपैरिजन होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। तो आप उस कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो अभी हम लोग मोटा मोटी मान लीजिए कि वेस्टर्न सिनेमा या हॉलीवुड, वेस्टर्न से हम लोग हॉलीवुड ही समझते हैं, तो अगर हॉलीवुड से कंपेयर करें तो इंडियन सिनेमा और वेस्टर्न सिनेमा जो है उसका मेयार कहाँ कहाँ है, या उस मेयार में कितना अंतर है? टेक्निकली हमसे बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत आगे हैं वेस्ट वाले, क्योंकि हमसे 40 साल पुरानी इंडस्ट्री है, आप ये समझें हम्म, हिंदुस्तान में। और वो वहाँ ट्रेनिंग स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिल्म स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान में फिल्म स्कूल कितने हैं? हम्म, 2.5 पौने 3।
तो और फिल्म जो है बहुत तकनीकी माध्यम है। इवन फिल्म का जो लेखन है वो बहुत तकनीकी है। कैमरा और एडिटिंग और वो सब तो तकनीकी है ही है, लेखन बहुत तकनीकी है। तो उसको लेकर के हमारे पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, और जाहिर है हमारे यहाँ फिल्म को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। वेस्ट में बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं फिल्म बनाने के लिए, जो कि ग्रांट्स होती है, उसको लोन नहीं है, वो आपको रिपे नहीं करना है। अगर नहीं आया वापस तो रिपे नहीं करना है, वापस आ गया तो दे दीजिएगा। अच्छा। लेकिन नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं देने की। और फिर एक बार नहीं देके आप दोबारा भी आ सकते हैं दूसरी फिल्म बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई पाप कर दिया। तो फिर वो फिल्मकारों को बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रयोग करने की आज़ादी देता है कि मैं ये करके देखता हूँ, मैं वो करके देखता हूँ। तो इसलिए जो सिनेमा का R&D का काम है वो हिंदुस्तान में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हम इंडस्ट्री से, हम किसी फिनेंसियर से, हम किसी स्टूडियो से फिल्म लेके फिल्म बनाते हैं, और अगर उसका पैसा डूबा तो मुझे अगली फिल्म बनानी मुश्किल पड़ जाएगी। तो इस बात से मैं लगातार डरा रहता हूँ। और कला में एक प्रकार की आज़ादी की आवश्यकता है ना। वैन गॉग अपने जीवन के लास्ट 2-3 साल पेंटिंग बना रहा था, उसकी पेंटिंग कोई नहीं खरीद रहा था, वो बनाया जा रहा था और मर गया। एक पेंटिंग नहीं बिकी, पर वो वैन गॉग था, ये किसी को मालूम नहीं था। तो कला में आज़ादी की आवश्यकता है। कला में आपके पंख के नीचे हवा होनी चाहिए, और जब वो नहीं होती है तो आप थोड़े से सहमे रहते हैं और थोड़े से डरे रहते हैं। वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे बनेगा। हमारी आज़ादी भी बहुत जवान है। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, हम लोग 47 में हुए, हम 1947 में आज़ाद 100 साल भी नहीं हुए। अच्छा, ये सवाल मेरे लिस्ट में नहीं था, लेकिन अब आपने खुद से छेड़ा है इसको कि आज़ादी वाला सवाल, तो भुगतिए। तो तो नहीं, आप मतलब चाहें तो बहुत डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। ये आज़ादी हासिल है, आपको लगता है कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए पूरी तरह आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, या किसी तरह का लगता है कभी कभी कि कुछ प्रेशर कहीं से एक्सरसाइज हो जा रहा है? आज़ादी तो वो मिली थी ना कि आपका ये अपना देश है भाई, आप चलाइए, अपना संविधान बनाइए, अपनी इकोनॉमी, अपना डिफेंस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो करना करिए। वो आज़ादी 1947 में मिली। आप जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं वो आज़ादी आती जाती रहती है। अच्छा, वो समय के साथ, हाँ, तो माने क्रिएटिव आज़ादी आप कहना चाह रहे हैं कि वो बदलती वो आती जाती रहती है, और वो कई बार हो सकता है किसी सरकार पे डिपेंडेंट ना हो, कई बार किसी इंसान पे डिपेंडेंट हो सकती है कि किस कुर्सी पे कौन बैठा है। तो थोड़ी सी आज़ादी आपकी कम हो जाएगी, कभी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वो फिल्मकार की स्ट्रगल दुनिया भर में हर जगह रही है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, और फ्रांस, जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी है। आप फ्रांस के बारे में तो मैं कुछ मैंने शायद कम जानता हूँ। अमेरिका में भी तो घटती बढ़ती रहती है, ऐसा लगता है? नहीं, अमेरिका का एक 1776 से कितने साल हो गए सर, उन्होंने आज़ादी के 70 साल बाद तो गुलामी एबॉलिश की थी। जितने साल के हम हुए हैं लगभग उतने साल पे तो उन्होंने रियलाइज किया था कि अच्छा नहीं, गुलामी नहीं करेंगे यार, ये अच्छी बात नहीं है। इनको 70 साल लगे थे रियलाइज करने में। उसके बाद गृह युद्ध हो गया था, लड़ मरे थे लोग, टूट गया था अमेरिका ऑलमोस्ट। तो वी आर नॉट डूइंग वेरी बैडली, मेरा ऐसा मानना है। मैं बार बार बोलता हूँ, इस देश का जो नागरिक है ना, वो बहुत बढ़िया है। वो लगा देगा ठिकाने सब कुछ, वो सब ठीक कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 5 साल में करेगा, 22 साल में करेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कर देगा, क्योंकि इस देश के नागरिक को मोटा मोटी कोएग्जिस्टेंस की वैल्यू मालूम है। उसको मालूम है कोएग्जिस्ट ही करना है। आप बताइए ना, किस मुल्क में ऐसा होता है कि सड़क पे एक आदमी चलते हुए गिर जाए, बेहोश हो जाए, भीड़ खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा इसका नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है। अरे उठाओ उठाओ, पानी दे रहे, ये कर रहे, उसको जूता सुंघा रहे, फला, लग जाते हैं लोग। ये हमारा देश है। इसका वाइस वर्सा भी तो है। क्या?
आजकल जो एक शब्द जो मतलब मैं आज से 10 साल पहले तक तो मैंने नहीं सुना था कि मॉब लिंचिंग भी कुछ होता है, या मॉब लिंचिंग अगर होता होगा तो इस पैमाने पे तो नहीं कि अब तो भीड़ जो है वो किसी अकेले आदमी को पकड़ के वो था, एक मार दौर रही था, है। अब उतना आम नहीं है। हुँ, था एक दौर, आप अच्छा, सही कह रहे हैं। हालाँकि बहुत हालिया ही वो हालिया दौर। हालिया हालिया हुँ, पिछले 10 साल के अंदर ही है। हुँ, 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 लेकिन एक अचानक मैडनेस आई थी, हुँ। जो थैंकफुली अब मैंने 2 4 5 साल से शायद नहीं सुनी है, या मैं आपको गलत हूँ? आपको ऐसा लगता है कि वो धीरे-धीरे कम हो रहा है? नहीं नहीं, अश क्या है कि हर जुनून का भी एक एनर्जी होती है, वो डिसिपेट हो जाती है। हुँ, अनलेस कि वो जुनून आपके अंदर से आया हो, हुँ, वो रुकेगा नहीं। हुँ, हुँ, और ये देश आमतौर पे उस जुनून का देश नहीं है, हुँ, हेट्रेड का देश नहीं है ये। हुँ, आमतौर पे इतनी गंदे गंदी लड़ाइयाँ की हम लोगों ने ना आपस में, हुँ। पंजाब में, बंगाल में, इधर उधर। या पार्टीशन के दौर को पार्टीशन याद की बात करें कर तो। रहा हूँ, पार्टीशन हुँ, की बात कर रहा हूँ। हुँ, फिर उधर ही सामने लाहौर में और अमृतसर पे बॉर्डर खिंच गया, उधर अपनी सेरेमनी होती है, उधर जाते हैं, उनके लोग आते हैं, हमारे लोग जाते हैं। लार्जली फॉरगिविंग लोग हैं। हुँ, या बंगाल की बात कर लीजिए, सालों साल हिंदुस्तान का और वेस्ट बंगाल का तो अच्छा ही रिश्ता रहा है ना, हुँ, हिंदुस्तान का और बांग्लादेश का। हुँ, तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने बहुत सारी, ऐसा मुझे लगता है। हुँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। हुँ। अच्छा, एक ये मैं किसी स्टडी या किसी ठोस निष्कर्ष के बिना ये बात कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। कई बार किताबों के मामले में मुझे लगता है कि इतना कुछ लिखा जा चुका है कि अब और कुछ नया लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब केवल पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है? तो ये ये पता बड़ा नहीं आप। ये बड़ा अच्छा, नहीं नहीं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। ये बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि मतलब क्या ऐसी कोई कहानी, जीवन का ऐसा कोई पहलू, ऐसी कोई भावना नहीं बची है, जो लिखी ना जा इट चुकी हो। मे बी अ गुड आइडिया कि ऐसे 5 साल कुछ नया नहीं लिखेंगे, जितना लिखा है पहले पढ़ लो। पहले पढ़ लें। हाँ, ये मेरा मैंने आपको पहले कहा कि मेरी इंटरेस्टिंग, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, इंटरेस्टिंग ऐसा आइडिया ना है। किसी और की स्टडी मैंने पढ़ी है। मुझे कई बार पर्सनली ये लगता है कि इतना कुछ लिखा जाना पहले उसको पढ़ लिया जाना चाहिए। तो ये मैं आपसे जो जानना चाह रहा था वो ये है कि इतना सिनेमा बन चुका है, उसमें बहुत सारा अच्छा सिनेमा भी है, अच्छा सिनेमा पहले देख लिया जाना चाहिए क्या? और ये ऐसा बंद तो नहीं हो सकता, रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है क्या कि हर हफ्ते 10-20 आ जा रहे हैं और कुछ भी आ जा रहा है, उसको थोड़ा धीरे होना चाहिए? ये दोनों बातें अलग हैं। हुँ, पहली बात जो है वो बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, हुँ, दूसरी बात जो है बहुत बड़ा उद्योग है। हुँ, उद्योगपति को आप नहीं रोक सकते, हुँ, एक्चुअली रोक तो आप लेखक को भी नहीं सकते। हुँ, हर लेखक जब किताब लिखने बैठता है तो यही सोच के हुँ, लिखता है ना कि ये किताब नहीं लिखी गई है आज हुँ, तक। हुँ, कोई वो किताब नहीं लिखता है जो पहले लिख दी गई है। हुँ, हुँ, तो अपन रोक नहीं पाएंगे, लेकिन ये थॉट इंटरेस्टिंग है। हुँ, आप सही कह रहे हुँ, हैं, मैं इस फिल्म स्कूल नहीं गया, हुँ, तो मैंने सिनेमा नहीं देखा था। हुँ, तो ये कश्यप हो गया, सुधीर भाई हो गए, इन लोगों के साथ बैठ के मुझे इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि यार इन्होंने क्या क्या देखा है, मैंने देखा ही नहीं है। हुँ, तो पिछले 1.5 साल में, 2 साल में मैंने कोहराम मचा दिया, इतना सिनेमा देखा मैंने। हुँ, 1900 से शुरू हुआ और 1940-50 तक का हर दशक का इंपॉर्टेंट सिनेमा दुनिया भर का देखा मैंने। हुँ, दिन में 4-4, 5-5, 6-6 फिल्में। हुँ, और वो तो ऐसा नहीं था कि मेरी लाइब्रेरी में रखी थी और वो कौन सी फिल्में हैं जो देखनी है, तो वो पढ़ना, वो ढूंढना, फिर उन फिल्मों को मुहैया कराना, कर करा के देखी। तो मुझे लगता है सिनेमा के साथ भी ऐसा है कि इतनी सारी हुँ, बेशकीमती फिल्में बनी पड़ी हैं जो कितने सारे लोगों ने नहीं देखी हैं, हुँ, उनको दिखा देनी चाहिए। कुछ उसका रास्ता तो निकालना चाहिए कि भाई आप आगे बनाइए मत बनाइए, हुँ। लेकिन देखिए तो सही क्या क्या बना पड़ा है। महाराष्ट्र में जो कुछ घटता रहता है, ये स्थानीय और बाहरी का विवाद बीच-बीच में उभरता रहता है। आज आप छत्तीसगढ़ में हैं, यहाँ अभी जो हालिया जो पॉलिटिकल परिस्थितियाँ हैं, पॉलिटिकल या सामाजिक, उसको दोनों नज़रिए से देखा जाना चाहिए। यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। माने ये कि इसी देश में, छत्तीसगढ़ तो बहुत छोटा राज्य है, आमतौर पर नक्सलवाद को अगर एक किनारे रख दिया जाए तो बहुत शांत भी माना जाता है। अभी यहाँ कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जिसमें फलाना बाहरी है और फलाना छत्तीसगढ़ी है। मुझे लगता है कि
ये जो बात है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, ये हमेशा क्षणभंगुर है। जब जरूरत होती है ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, सड़क पे दो चार लोग इधर उधर लड़ मर लेते हैं, बाद में तो रहते। कब से चल रहा है महाराष्ट्र में भी, कोई यूपी बिहार से थोड़ी शुरू हुआ है, और पहले से चल रहा है। लेकिन सब रहते ही हैं साथ में, सब एक दूसरे का खाना खाते हैं, उनके भी ढाबे चलते हैं, हमारे भी ढाबे चलते हैं। मेट्रोपोलिस का नेचर ये है, और ये सबको मालूम है। जो लोग इस पर सियासत करते हैं उनको भी मालूम है कि ये चेंजेबल नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो जाते हैं तो लोग कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये सीरियस मैटर है। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक इट्स वर्थ अ डिस्कशन। आई डोंट थिंक दे थिंक इट्स वर्थ एनी डिस्कशन। अरे बिहार वाला छत्तीसगढ़ में रहेगा, छत्तीसगढ़ वाला बंगाल में, क्या प्रॉब्लम है? अपना देश है, जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे। जी। अच्छा, आज लगभग पूरा दिन आपने माने जो छत्तीसगढ़ के जो दो बड़े शहर हैं उनके सिनेमा घरों में उनके ओनर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके साथ समय बिताया। मैं आप आए हैं तो मैक्सिमम लाभ मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश की जनता भी ले, फिल्म मेकर्स भी लें। एक छत्तीसगढ़ी फिल्मों के साथ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ऑडियंस क्योंकि बहुत सीमित है, छत्तीसगढ़ी एज ए लैंग्वेज भी, मतलब आप छत्तीसगढ़ को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो ऊपरी जो हिस्सा सरगुजा कहलाता है, निचला हिस्सा साउथ का जो है उसको बस्तर कहते हैं, और इसके अलावा भी बीच में एक पैच बसता है जो एक्चुअली छत्तीसगढ़ बोलता है। सरगुजा में सरगुजिया बोली जाती है, बस्तर में गोंडी और हल्बी अधिक जो कॉमनर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो एक तो बड़ा मुद्दा ये रहता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में इसलिए भी मैंने कोई बड़ी हिट, बड़ा सक्सेस या फाइनेंशियल वायबिलिटी इंडस्ट्री के तौर पे इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि आपकी ऑडियंस ही बहुत छोटी है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो क्या मैं सही कह रहा हूँ कि अगर बहुत छोटी ऑडियंस होगी तो आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी? आपके फिल्में 15-15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं। अभी मैं आ रहा हूँ एक थिएटर से जहाँ पे छत्तीसगढ़ी फिल्म चल रही थी तीसरे हफ्ते में, और एक नई रिलीज हुई फिल्म से ज्यादा बिजनेस कर रही है। जो जिस एक हिंदी फिल्म का फर्स्ट वीक है, छत्तीसगढ़ी फिल्म का थर्ड वीक है, वो बेटर बिजनेस कर रही है। 15 करोड़ रुपए रीजनल फिल्म का क्रिएट करना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। तो आप कह रहे हैं कि अगर अच्छा कंटेंट दिया जाए तो इस तरह की कोई लिमिटेशन? फिर तो जब एक बार पब्लिक को इश्क हो जाता है फिल्म से तो वो 2-2 बार, 3-3 बार, 6-6 बार देखते हैं। और जाहिर है उसका हिंदी जितना मार्केट नहीं है, लेकिन अभी पीछे गुजराती फिल्म आई है, 50 लाख रुपए में फिल्म बनी है और कुछ 70-80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। 50 लाख की फिल्म है, ऐसा लग रहा था फर्स्ट वीक खत्म होते होते कि अब उतर जाएगी, कोई देख ही नहीं रहा था। अचानक उसकी खबर फैली और लोगों ने, लालो नाम है, देख डाली। तो आपने धार्मिक मुद्दों पे, जाति के मुद्दों पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, संविधान के जो कुछ कुछ प्रश्न हैं, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स तो आपने कवर कर लिया है। बचा क्या क्या है और जल्दी ही हम लोग और क्या उम्मीद करें कि क्या देखने मिलेगा जल्द? जल्द तो कुछ होता नहीं है, टाइम ही लगता है। अभी तो यही तो कर कुछ रहा हूँ, तो चल रहा होगा पाइपलाइन में कुछ तो? जनवरी तक तो यही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और पाइपलाइन में कुछ? हाँ चल रहा है, बहुत कुछ चलता रहता है। सीक्रेट? मेरी समझ सीक्रेट मतलब अभी बताने जैसा नहीं है। अच्छा, वो सीक्रेट नहीं बोलता उसको, फिल्म है तो अभी तो मैं एक साथ में बहुत सारी चीजें करता रहता हूँ। मैं थोड़ा सा इस मामले में विक्षिप्त आदमी हूँ कि मैं सिर्फ काम करता हूँ, मुझे और कुछ आता ही नहीं है जी। तो ये भी कर रहा हूँ, फिर लिख भी रहा हूँ, फिर 2 जगहों के बीच में बम्बई के काम फ़ोन पे निपटाता हूँ, वो सब करता हूँ। तो मेरा ख्याल है जनवरी से काम, अब मेरे काम की बात करेंगे। अभी मैं काम एक्चुअली मैं इस पूरे दौरे में मैं कुछ बेचना नहीं चाह रहा था, मैं खरीद रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। और जब एक बार ये मेरा अध्याय ख़त्म होगा, कम से कम आधा तो ख़त्म होगा, तो फिर मैं, क्योंकि अगले अध्याय में मुझे साउथ जाना है, तो फिर मैं फिल्म पे बात करूँगा। तो मैं इस लोभ के साथ कि आगे भी अभी तक बहुत अच्छा म्यूज़िक आपकी वजह से सुनने मिला, कुछ बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन और कैमरे का कमाल हम लोगों ने देखा, और उसके अलावा बहुत सारी
सामाजिक और जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर आपकी वजह से एक नई दृष्टि हम सबको मिली। तो मैं आपके भविष्य के लिए फिर इस लोभ में कि हम लोगों को और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इतना शुक्रिया। समय देने के लिए, धन्यवाद। इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत आपने की, मैं तो जवाब दे रहा था। तो बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन भाई।